हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग HSC 101 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे और आपको भी एक तरह से आइडिया लग जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही मार्क किया है और कितने को गलत मार्क किया है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका पेपर कोड क्या है? पेपर कोड है HSC 101 जो कि फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है और ये होम साइंस का पेपर है। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी साइंस इसका टाइटल है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो थोड़ा सा डल हो गया है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं पढ़ के बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय गृह वैज्ञानिक है यानी कि इंडियन होम साइंटिस्ट आर कौन कौन से हैं? CB रमन, C गोपालन, M स्वामीनाथन। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। दिया है भारतीय गृह वैज्ञानिक हैं कौन कौन है? CB रमन, C गोपालन, M स्वामीनाथन। तो देखो CB रमन नहीं है। CB रमन क्या है? तो भौतिक शास्त्री हैं, ये होम साइंटिस्ट नहीं है। तो B और C आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि D ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, B और C गोपालन और M स्वामीनाथन क्या है? तो ये दोनों होम साइंटिस्ट है। M स्वामीनाथन किसके लिए फेमस है? तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए फेमस है और C गोपालन न्यूट्रिशन साइंटिस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं, या न्यूट्रिशन के पोषण विज्ञान के कह सकते हो कि पिता के नाम से जाने जाते हैं। इनके बारे में भी क्वेश्चन आगे है जिसको हम लोग देखेंगे उसको भी, ठीक है। तो अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि डैश कह रहा है डैश पोषण, भोजन, स्वास्थ्य, वातावरण का अध्ययन। और देखो पेपर अगर आपके पास है तो पेपर लेके बैठो, है ना। पेपर लेके बैठो और देखो कि तुमने कितने क्वेश्चन को सही से मार्क किया है और कितने को गलत मार्क किया है। इससे तुमको पता चल जाएगा कि तुमने कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर किया है और कितना गलत किया है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि डैश पोषण, भोजन, स्वास्थ्य और वातावरण का अध्ययन है और पारिवारिक जीवन के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? वातावरणीय विज्ञान? बिल्कुल नहीं। जीव रसायन? नहीं। गृह विज्ञान? हाँ, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गृह विज्ञान पोषण, भोजन, स्वास्थ्य और वातावरण का अध्ययन और पारिवारिक जीवन के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, ठीक है। एक कह सकते हैं कि साइंटिफिक बेस देता है कि हम साइंटिफिक तरीके से जी सकें। अब यहाँ पे आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? तो दूसरे का C करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पोषण विज्ञान के पिता हैं। देखो पोषण विज्ञान के पिता कौन है? तो C गोपालन है। CB रमन तो होंगे नहीं। M स्वामीनाथन आपके पंचवर्षीय योजनाओं के लिए फेमस है ना। तो C गोपालन आपके क्या है? पोषण विज्ञान के पिता हैं, यानी कि फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस हैं। भारत में पूछा है, भारत में कौन है? तो यही है, ठीक है, C गोपालन। तो इसमें ऑप्शन नंबर C यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, C गोपालन। अगला क्वेश्चन है स्वामीनाथन का योगदान क्या है? तो दिया है भारत की हरित क्रांति में। हाँ देखो हरित क्रांति, भारत की हरित क्रांति में नेतृत्व की भूमिका। हाँ ये भी ऑप्शन सही है। गेहूं और चावल की उच्च उपज वाली किस्मों के पौधों का रोपण, ये भी सही है। देश को भोजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना और व्यापक भूखमरी को कम करना, ये भी सही है। तो यहाँ पे D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भोजन के शरीर क्रियात्मक कार्य हैं, यानी कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड। पूछ रहा है कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन, भोजन का शरीर क्रियात्मक कार्य क्या है? तो ऊर्जा प्रदान करना, बिल्कुल सही है। नई कोशिकाओं का निर्माण करना, ये भी सही है। शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित ढंग से चलाना, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी, यानी कि इसमें D आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्या है? तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, किसके? भोजन के।
अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि शरीर निर्माणक भोज्य तत्व है। तो देखो मैंने क्लास वाले बच्चों को एक बार नहीं 10-20 बार, कई बार कह सकते हैं, कई बार बताया था कि बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड आपका प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ आपका क्या है, या भोज्य तत्व क्या है, तो वो प्रोटीन है। कार्बोज और वसा क्या है, तो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिशन है। क्या है? ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, परिवार के सदस्यों के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करना प्यार व स्नेह का प्रतीक है। यह एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? भोजन के शारीरिक कार्य का नहीं, भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य का। भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य का ये क्या है? एक उदाहरण है कि परिवार के सदस्य के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करना प्यार व स्नेह का प्रतीक है। यह एक उदाहरण किसका है? तो भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य का। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब है, भोजन की अभिव्यक्ति रही है, तो प्रेम, मित्रता, प्रसन्नता, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आहार, पोषण एवं स्वास्थ्य में संबंध है। कैसा संबंध है? आहार, पोषण एवं स्वास्थ्य, यानी कि फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में कैसा पॉजिटिव रिलेशन है, कि नेगेटिव है, कि इंटर रिलेटेड है, या नॉन ऑफ एबव। कह रहा है कि ये मतलब इनमें कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, कि ये अंतर संबंधित है। तो यहाँ पे आपका आहार, पोषण एवं स्वास्थ्य में संबंध है। यहाँ पे आपका ये तीनों क्या है, तो इंटर रिलेटेड है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, सकारात्मक भी हो सकता है ना, लेकिन हमको बेस्ट ऑप्शन चाहिए। पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन हमको बेस्ट ऑप्शन चाहिए, तो वो इंटर रिलेटेड है ना, अंतर संबंधित है, अंतः संबंधित। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यदि अब देखो 10वां क्वेश्चन कह रहा है, मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। कह रहा है कि यदि किसी को किसी पोषक तत्व की कमी है, तो इसका अर्थ है, क्या अर्थ है इसका, तो वे पर्याप्त विटामिन नहीं ग्रहण करें। देखो, विटामिन की तो बात ही नहीं हुई। विटामिन पोषक तत्व है, लेकिन एक पोषक तत्व की तो बात नहीं हो रही है। यदि किसी को किसी पोषक तत्व की कमी है, तो इसका क्या अर्थ है, वे पर्याप्त विटामिन नहीं ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें मेवे पसंद नहीं है, वे पर्याप्त पोषक तत्व नहीं ग्रहण कर रहे हैं, और यह उन्हें तत्वों की कमी के लक्षण दे रहे हैं। हाँ, ये आपका सी ऑप्शन बेस्ट है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी नहीं कह सकते हैं, उन्हें मेवे पसंद नहीं है, ये कोई रिलेटेड ही नहीं है, क्वेश्चन से रिलेटेड ही नहीं है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, शरीर के लिए आवश्यक तत्वों, पोषक तत्वों की संख्या है। तो देखो, आवश्यक पोषक तत्व मैंने आप लोगों को बताया था कि पोषक तत्व 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के। एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और उसमें आपके सारे पोषक तत्व आ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट जाएगा। पोषक तत्व, शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व 2 होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो में आपके प्रोटीन और विटामिन आते हैं, विटामिन और खनिज आते हैं, विटामिन और मिनरल आते हैं। और मैक्रो यानी बृहद पोषक तत्वों में आपके वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये तीनों आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आयोग क्या मानता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट जाएगा। 4 तो होगा नहीं, 6 तो होगा नहीं, 8 तो होगा नहीं, ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। अगर ऐसे देता तो 5 दिया होता तो मान सकते थे, है ना। अब है, मानव संसाधन प्रबंधन जोर देता है। मानव संसाधन प्रबंधन जोर देता है किस पे, तो मनुष्य के विकास पर, मनुष्य की सजा पर, मनुष्य के अभिग्रहण पर। देखो, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मनुष्य के विकास पे। हम संसाधन प्रबंधन क्यों करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, ताकि हमारा क्या हो सके, विकास हो सके। अब यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन है HRM
का आधारभूत प्रबंधकीय कार्य है। कह रहा है कि HRM, HRM का मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आधारभूत प्रबंधकीय कार्य क्या है? तो नियोजन संगठन, स्टाफिंग बिल्कुल नहीं, करेक्ट, इनकरेक्ट। नियोजन संगठन समन्वय, इनकरेक्ट। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नियोजन संगठन निर्देशन व नियंत्रण, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये आधारभूत प्रबंधकीय कार्य हैं किसके? HRM के, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक वर्ग का संतुलित आहार दूसरे वर्ग के लोगों के लिए नहीं हो सकता, डैश नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तो संतुलित नहीं हो सकता। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है वस्त्र की मूलभूत इकाई है। वस्त्र की मूलभूत इकाई क्या है? धागा तो है नहीं, यार्न भी नहीं है, धागा यार्न एक ही चीज़ है, रेशा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि पूछा है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में, यानी कि क्लॉथिंग टेक्सटाइल की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो वो है फाइबर। फाइबर मतलब रेशा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 16। भोजन का कार्य है। भोजन का कार्य क्या है? तो शारीरिक भी है, सामाजिक भी है और मनोवैज्ञानिक भी है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। गृह प्रबंधन प्रक्रिया के चरण हैं। तो नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नियोजन यानी कि प्लानिंग, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये तीनों ही आपके प्रबंधन प्रक्रिया के चरण हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पारिवारिक, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, गृह व्यवस्था एक डैश प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो मानसिक, लगातार चलने वाली नहीं, ठीक है। अच्छी, कठिन, ये सब बेकार है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह एक क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है, पिछली बार का ही ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पारिवारिक संसाधनों के उपयोग की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो गृह प्रबंध कहलाती है। साधन प्रबंधन, ठीक है, ये भी सही है। होम मैनेजमेंट बेस्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि इसमें मानवीय प्रबंधन, साधन प्रबंधन सब आ जाते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है वस्त्र के कार्य हैं। तो ये तो इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। यह वस्त्र के क्या कार्य हैं? तो यह ठंड व गर्म परिस्थितियों में बचाव करता है, बिल्कुल सही है। यह चोट व असुविधाजनक स्थितियों से बचाव करता है, ये भी सही है। यह एक स्वच्छता हेतु अवसर प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। ये तीनों ही ऑप्शन बेस्ट हैं, तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ देखो, कह रहे हैं डैश एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक लोग आपस में विचारों, तथ्यों, भावनाओं इत्यादि का आदान और प्रदान करते हैं, यानी कि बीच वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप में क्या होता है? हम क्या करते हैं? अपने विचारों को दूसरे लोगों के समक्ष रखते हैं। तो यही पूछ रहा है कि इसमें आपके एजुकेशन, आपके विषय में इसको क्या शब्द दिया गया है? डैश कह रहा है डैश एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक लोग आपस में विचारों, तथ्यों व भावनाओं इत्यादि का आदान प्रदान करते हैं। तो वो क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है? हम अपने विचारों को उसको बताते हैं और उसके विचारों को हम समझते हैं, है ना। वो हमारी भावनाएं समझते हैं, हम उनकी भावनाएं समझते हैं। ये किससे होता है? तो विचारों के आदान प्रदान से होता है। और विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो वो संचार कहलाता है। बी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है, कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? तो देखो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
डिम्बावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था, ये आपका प्रीनेटल डेवलपमेंट का स्टेज है, जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भ्रूणावस्था गलत है, भ्रूणावस्था अगर पहले दिया हो तो, और गर्भस्थ शिशु की अवस्था ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले डिम्बावस्था आती है, उसके बाद भ्रूणावस्था आता है, फिर गर्भस्थ शिशु की अवस्था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, वृद्धि और विकास दोनों प्रारंभ होते हैं, तो ये सबको पता है गर्भावस्था से ये क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, हर बार रिपीट होता रहता है। अब अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। गर्भावस्था होती है, इसीलिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाना चाहिए। गर्भावस्था होती है कितने दिनों की, तो 280 दिनों की, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। गृह विज्ञान है, क्या है, कला है, विज्ञान है, या भोज्य पदार्थों को पकाना, वस्त्रों की सिलाई, अनरिलेटेड, सी ऑप्शन गलत, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, कला और विज्ञान दोनों है ना। अब देखो, हाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 26, गृह विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र हैं, तो वो मैंने बताया था। देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 5 गृह विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र 5 हैं। कौन कौन से, तो गृह प्रबंधन, प्रसार शिक्षा, वस्त्र विज्ञान, आहार एवं पोषण, और आपका चाइल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। ये 5 आपके क्षेत्र हैं जो गृह विज्ञान में पढ़े जाते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 27, संतुलित आहार में कौन सा सम्मिलित नहीं है संतुलित आहार में, तो देखो चाय कोई संतुलित आहार नहीं है, बाकी फल एवं सब्जियां, सलाद, दाल, ये सब संतुलित आहार के पार्ट्स हैं, तो ये इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं है, सम्मिलित नहीं है, तो वो चाय सम्मिलित नहीं है। चाय को कोई भी संतुलित आहार की कैटेगरी में नहीं रखता है। दिया है क्वेश्चन नंबर 28, विकास का चरम देखा जाता है, वो किशोरावस्था में देखा जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब है वस्त्रों की उचित देख रेख एवं संचयन से, कह रहा है कि विथ प्रॉपर केयर एंड सुपरविजन, वस्त्रों के उचित देख रेख एवं संचयन से क्या होता है, वस्त्र टिकाऊ बनता है, बिल्कुल सही बात है। नया एवं जीवंत दिखता है, बिल्कुल सही बात है। कार्य क्षमता बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 30, लंबाई व वजन में परिवर्तन कहलाते हैं, तो सबको पता है कि वृद्धि क्वांटिटेटिव होती है, जिसको मापा जा सकता है, और विकास क्वालिटेटिव होता है। तो उसी की बात पूछ रहा है कि लंबाई को तो माप सकते हैं, वजन भी माप सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, वृद्धि है ना, विकास तो है नहीं, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव है, ये इसको मापा जा सकता है। तो दिया है लंबाई व वजन में परिवर्तन कहलाते हैं वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विकास नहीं, परिपक्वता भी नहीं, और उपरोक्त सभी ये भी नहीं, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। अब दिया है बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो देखो प्रक्रिया प्रारंभ होती है कहाँ से, तो घर से होती है, घर से होती है ना, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विकास होता है, 32 क्वेश्चन है, विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य की तरफ नहीं, मानसिक से शारीरिक की तरफ नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे आपका बेस्ट ऑप्शन है ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब अगला क्वेश्चन है, अच्छे संचार हेतु किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, तो देखो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, साधारण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि संचार यानी कि कम्युनिकेशन क्या है, प्रभावी हो सके, लोग हमारी बातों को आसानी से समझ सकें। तकनीक यानी कि टेक्निकल वर्ड यूज़ करेंगे तो हर किसी को टेक्निकल वर्ड पता नहीं होते, एक्रोनिम्स हर किसी को पता नहीं होता,
तो ये सारे टेक्निकल वर्ड भी हर किसी को पता नहीं होता। तो अगर संचार को यानी कि अपने बातों को इफेक्टिव तरीके से दूसरे को समझाना है तो वहाँ पे सरल शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, पत्र भेजना किस प्रकार का संचार है? तो सबको पता है पत्र क्या है, तो लिखित मटेरियल है, यानी कि रिटेन मटेरियल है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है, आपके मेमोरी पे बेस है क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आसानी से पेपर निकल जाएगा अगर पढ़े रहेंगे तब, ठीक है। अब 35 नंबर क्वेश्चन है, संचार चक्र के तत्वों में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये टेक्निकल है, लेकिन आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। समय इसके तत्वों में शामिल नहीं है, बाकी चैनल, रिसीवर, सेंडर ये सब शामिल हैं। फीडबैक, यहाँ पे टाइम की जगह पे फीडबैक होता तो ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट होते, लेकिन यहाँ पे टाइम दिया है, पूछा है कि संचार के तत्वों में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है, तो समय नहीं है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लैटिन में अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि लैटिन में शब्द संचार का अर्थ है, शब्द संचार का अर्थ है तो वो है क्या? टू शेयर, साझा करना, है ना। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया का आखिरी चरण है क्या? प्रतिपुष्टि, फीडबैक। मैंने पढ़ाया हुआ है जिसमें मैंने बताया कि क्या होता है, कोडिंग, एनकोडिंग, डिकोडिंग होती है, फिर क्या होता है लास्ट में हमको प्रतिपुष्टि मिलती है, जिससे हमको पता चल जाता है कि हमारा संचार प्रभावी है कि अप्रभावी है, ठीक है। तो कह रहा है कि संचार प्रक्रिया का आखिरी चरण आपका क्या है? तो प्रतिपुष्टि है, फीडबैक है, लास्ट में हमको फीडबैक मिलता है ना। अगला क्वेश्चन है, दो बालिकाएं फोन पर बात कर रही हैं, यह उदाहरण है। देखो, दो लोगों में कम्युनिकेशन हो रहा है तो क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, यानी कि पारस्परिक संचार है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दिया है 39 नंबर क्वेश्चन, किस विधि के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है कि प्राप्तकर्ता संदेश को साझा व प्राप्त किया है? देखो, कह रहा है किस विधि के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है कि प्राप्तकर्ता संदेश को समझा व प्राप्त किया है, तो वो है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि से पता चल जाता है कि फीडबैक से पता चल जाता है कि मैंने जो मैसेज डिलीवर किया वो सेंडर को क्या हो गया है, रिसीवर को क्या हुआ है, मिल गया है और वो समझ भी गया है। तो वो प्रतिपुष्टि, जब वो प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देगा तभी तो हमें पता चलेगा कि उसको समझ में आ गया है और हमने जो मैसेज भेजा या हमने जो सूचना संदेश उसको दिया वो उसको समझ में आ गया है। तो ये सब प्रतिपुष्टि से यानी कि फीडबैक से पता चलता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, प्रसार शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो देखो, मैंने एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ाया था तो उसमें बताया था, यह लैटिन भाषा के एक्स प्लस टेंसियो से मिलकर बना है। प्रसार शब्द किससे बना है? तो लैटिन भाषा के एक्स प्लस टेंसियो से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, एक्स का मतलब होता है बाहर यानी कि आउट, और टेंसियो का मतलब होता है फैलाना, यानी कि किसी संस्था के बाहर ज्ञान के फैलाव को क्या कहते हैं? प्रसार शिक्षा कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा मानव व्यवहार के निम्न पहलुओं पर आधारित है। प्रसार शिक्षा कह रहा है, प्रसार शिक्षा मानव व्यवहार के निम्न पहलुओं पर आधारित है। क्या है? ज्ञान में परिवर्तन, कौशल में परिवर्तन, अभिवृत्ति में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो, ये नॉलेज में भी चेंज लाता है, स्किल में भी, स्किल डेवलपमेंट भी करता है और एटीट्यूड में भी चेंज लाता है। तो ये सारे आपके करेक्ट हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा की विशेषता है। क्या विशेषता है? तो देखो, अनौपचारिक व लगातार, औपचारिक नहीं है, फॉर्मल नहीं है, सैद्धांतिक नहीं है ना, थियोरिटिकल नहीं है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनौपचारिक व लगातार, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इनफॉर्मल है। इसकी विशेषता क्या है कि ये अनफॉर्मल एजुकेशन है, यह किसी संस्था के द्वारा नहीं दिया जाता, ये हमारी रुचि के अनुसार हम इसको क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, है ना।
अब इसका कोई प्रॉपर देखो, जो फॉर्मल एजुकेशन होता है उसका आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे आप बीए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन क्या है, तो ये फॉर्मल डिग्री है ना, फॉर्मल एजुकेशन है। और अगर आपने बाहर किसी जैसे रास्ते में कुछ किसी चीज़ के बारे में जान लिया तो क्या है, अनफॉर्मल एजुकेशन है, जो कि प्रसार शिक्षा आप उसको कह सकते हो, है ना, प्रसार के माध्यम से आपको पता चला। तो अनफॉर्मल एजुकेशन ये क्या है, तो अनफॉर्मल एजुकेशन है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेशो को धागे में प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। रेशो यानी कि फाइबर्स को धागे में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कताई, स्पिनिंग कहलाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो दिया है, वस्त्रों में हुक, काज, बटन तथा जिप कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो फास्टनर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फास्टनर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसको। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है, करके सीखने का सिद्धांत है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करके सीखने का, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पे ये वर्क करता है प्रसार शिक्षा, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का बाह्य रेखा या सिलहिट कहलाती है, क्या कहलाती है, तो शेप कहलाती है, आकार कहलाती है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है ये क्वेश्चन, इसमें आप फंसे होंगे, मुझे ये कन्फर्म है कि आप इसमें ज़रूर फंसे होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शेप को डिस्क्राइब करता है ना। अब अगला है, बच्चों के कार्य व चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन, कह रहा है कि बच्चों के कार्य व चरित्र में गुणात्मक, है ना। देखो क्वालिटेटिव कह रहा है, क्वांटिटेटिव नहीं, गुणात्मक। यहाँ पे देखो क्वालिटेटिव चेंज क्या होता है, तो विकास होता है। वृद्धि में क्वांटिटेटिव चेंज होता है ना। और यहाँ पे क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव चेंज जहाँ पे होगा वो क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। क्वांटिटेटिव चेंज क्या कहलाता है, तो वृद्धि कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के, देखो थोड़ा सा कट गया है क्वेश्चन, हाँ देखो, कह रहा है बच्चों के जन्म के बाद कौन सा टीका सबसे पहले दिया जाता है, तो वो है BCG। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छे संदेश का गुण है, एक अच्छे संदेश यानी कि मैसेज, अगर एक मैसेज अच्छा है तो उसका क्या गुण हो सकता है, वह उद्देश्यपूर्ण हो, बिल्कुल सही है कि उसका कोई उद्देश्य हो, है ना। बिना मतलब का कह सकते हैं, बिना उद्देश्य का कोई मैसेज अगर आप किसी को डिलीवर करते हो, देते हो, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है ना, उसको कोई सुनता भी नहीं है, वो प्रभावी भी नहीं होता। तो उद्देश्यपूर्ण हो, बिल्कुल सही है। प्राप्तकर्ता की इच्छाओं को महत्व दे, ये भी बात सही है। समय अनुसार न हो, ये सी ऑप्शन को एलिमिनेट करो, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ए और बी दोनों सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 है और ये आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। अभी हम इसका जो सेकंड पार्ट है यानी कि HSC 102 इस पेपर को भी डिस्कस करेंगे, उसके बारे में भी, उसका अभी पेपर सॉल्यूशन मैं लेके आऊँगी, इसका अगला पार्ट रहेगा, ठीक है। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो, वो उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगी। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना अगर उसको उसका सॉल्यूशन अगर चाहते हो तो, ठीक है। तो इसका भी देख लेते हैं। कह रहा है कि संचार के लक्षणों को जिस शब्द द्वारा बताया गया है, देखो ये भी थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोग जरूर से फंसे होंगे, है ना। तो संचार के लक्षणों को जिस शब्द द्वारा बताया गया है वह क्या है, स्पीड है। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगला वीडियो भी हम बहुत जल्द लेके आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और हाँ अपना जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके जितने करेक्ट हुए हैं, जितना आपने स्कोर किया है आउट ऑफ 15, ठीक है, जैसे कह सकते हैं कि 50 क्वेश्चन थे, है ना,
उसमें कितने आपके सही हुए ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने फ्रेंड लोगों को ये शेयर कर देना ताकि उन लोगों को भी अपने पेपर का सॉल्यूशन पता लगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।